સંવાદનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો છે. ગાંધીનગર સંવાદનો જે કાર્યક્રમ છે એનું સમગ્ર સંચાલન, આ સંવાદનું સંચાલન છે માનનીય મનોજ સર કરવાના છે. મનોજ સર શુક્લા, સર એક વખત આવી જજો તો તમારો પરિચય કરાવી દઈએ. જોરદાર તાળીઓથી આપણે મનોજ શુક્લા સરને આવકારીએ. મનોજ શુક્લા સર બહુ લાંબી કારકિર્દી ધરાવે છે, બહુ વિશાળ અને વિશદ કારકિર્દી ધરાવે છે. નિવૃત્ત આસિસ્ટન્ટ કમિશનર છે. ગુજરાત સરકારના યુથ સર્વિસીસ એન્ડ કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝના ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી તેઓ સેવાનિવૃત્ત થયા છે. છેલ્લા 20 વર્ષથી ભાસ્કર, સંદેશ, ફૂલછાપ જેવા ગુજરાતના નામાંકિત અખબારપત્રો સાથે તેઓ કોલમિસ્ટ છે અને કોલમ લખતા રહ્યા છે. આપમાંથી ઘણા બધા મિત્રો આદરણીય મનોજભાઈના વાંચક હશો. જન્મભૂમિ ગ્રુપ ઓફ ન્યૂઝ છે, એમની સાથે અત્યારે તેઓ સંકળાયેલા છે. એક મિનિટ, આપણે ફરીથી મનોજભાઈનો પરિચય જોઈશું. મનોજભાઈને વિનંતી કે અહીંયા રહી, આપણે મનીષજી આવે પછી આપણે સ્થાન લઈશું. આદરણીય મનીષજી, મેં કીધું એમ દિલ્હીના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને જેમણે દિલ્હીમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે અનેક ક્રાંતિકારી કાર્યો કર્યા છે, એમણે આપણી વચ્ચે સ્થાન લઈ ચૂક્યા છે. સર, આપનું સ્વાગત છે, આવકારીએ છીએ. આપકા સ્વાગત है सर. અમને સાથે સાથે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતના પ્રદેશ અધ્યક્ષ માનનીય શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા તેમજ ઈશુદાનભાઈ ગઢવીજી પણ સરની સાથે મંચ ઉપર સ્થાન લેશે. સૌ મહાનુભાવોનું સ્વાગત છે. और कोई जवाब देने के लिए तैयार है. ये जवाबदेही परिस्थिति में अगर आज कुछ पूछना है, मैं सबसे पहला प्रश्न आदरणीय मनीष सिसोदिया साहब को पूछ वाला हूं, लेकिन इनके पहले आज मैं सिसोदिया साहब का एक छोटा सा परिचय देने वाला हूं. छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा. ये हमारे वहां जो माउथ टू माउथ सोसाइटी कहते हैं, इस तरह हमारे यहां माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी होती है, ये पब्लिसिटी का एक अनुभव, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कैसी होती है, इनका एक जवाब मुझे कल रात 11 बजे मिला. ये सब जो प्रश्न मैंने पूछने के लिए तैयार किया था हिंदी में, तो मैंने सोचा कि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, तो मैं किसी हिंदी के टीचर को पूछ लूं कि भाई मैं आपको ये प्रश्न भेज रहा हूं, आप जरा उनमें अगर कोई गलती है, कोई क्षति है तो वो अच्छी कर दीजिए. मैंने गांधीनगर की एक सीनियर टीचर्स, मैं नाम भी देने के लिए तैयार हूं, श्रीमती वर्षाबेन पारेख, डॉक्टर वर्षाबेन पारेख,
उनको मैंने एक क्वेश्चन भेजा कि भाई मैं ये प्रश्न पूछने वाला हूं, उसमें अगर कोई गलती है तो आप सुधार दीजिए। उन्होंने व्हाट्सएप में सुधार कर भेज दिया मुझे। फिर फोन किया रात को 11 बजे। मैंने कहा मनोज भाई, मैं आपसे अभिनंदन करती हूं, आप एक इतनी अच्छी व्यक्ति के पास बैठने जा रहा है जो आप जिंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि मैंने उनको जिंदगी भर याद रखा है। मैंने पूछा मनीषा बहन ऐसा क्या हुआ? तो कि आज से 6 साल पहले मैं एक हिंदी के वर्कशॉप में 10 दिन के लिए राष्ट्रपति भवन में गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, और वहां 2 डिनर ये सिसोदिया साहब ने होस्ट किया था। वैसे होस्ट तो कर देते हैं लोग, वो पैसा तो दे देते हैं, लेकिन सिसोदिया साहब का ये रहा कि वो वहां आए, हमारे जो 100 टीचर्स थे उनके साथ उन्होंने खाना खाया और सबको पूछा आपको खाना अच्छा लगा ने, आपने अच्छी तरह खाया ने? तो ये सिसोदिया साहब है, और ये सिसोदिया साहब को हम कुछ पूछ रहे हैं आज। सिसोदिया साहब, आई एम नॉट पॉलिटिकल पर्सन, मैंने किसी पार्टी के साथ मेरा कोई लगाव नहीं है, कोई मैं जुड़ा नहीं हूं। मैं एक सीनियर पत्रकार हूं, तो दोस्तों ने यहां मुझे निमंत्रित किया और मैं आपको पूछ रहा हूं, अगर मेरी ओर से कोई अविवेक आपको लगे तो पहले से मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपका। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो प्रश्न हमने निकाले हैं वो सिर्फ मेरा प्रश्न नहीं है। ये जो सामने बैठे हैं सभी लोग, उनके मन में भी जो कुछ प्रकट होता है उनका मैं सिर्फ माउथ पीस हूं, और वो मैं आपको भेज रहा हूं। प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हमारे सबसे पहला प्रश्न, ये जो प्रश्न हम कर रहे हैं वो इसके बारे में हमने इस देश के इस गांधीनगर के स्वनाम धन्य जो व्यक्ति हैं उनसे फोन पर पूछा था या उनसे डिस्कस किया था, और उनके मन में जो भी प्रश्न आए थे उनमें कुछ निकालकर ये प्रश्न हमने रखा है। तो सबसे पहला प्रश्न सिसोदिया साहब, शिक्षा के बारे में आपका दिल्ली मॉडल सारे विश्व में विख्यात है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये दिल्ली मॉडल क्या है, आपने वहां क्या ऐसा किया है कि सारी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है? और दूसरा प्रश्न, अगर गांधीनगर में, ये महानगर पालिका में आपका पक्ष कुछ प्राप्त करता है तो क्या गांधीनगर के लिए आप ऐसा कुछ प्रबंध करेंगे? सिसोदिया साहब। धन्यवाद
जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों को नमस्कार करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे इस टाउन हॉल में। चुनाव के समय पे लोगों से संवाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है और इस संवाद में आप सब शामिल होने आए हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल पूछा, मैं उसको, क्योंकि चुनाव का समय है, मैं गांधीनगर के एक एक वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका एक वोट गांधीनगर की शिक्षा का भविष्य बदल सकता है। 3 अक्टूबर को जो वोटिंग होगी उसमें आपका एक एक वोट सिर्फ गांधीनगर नहीं बल्कि गुजरात की पूरी शिक्षा को बदलने की नींव रख सकता है। आपके वोट में इतनी ताकत है। आज दिल्ली में अगर शिक्षा में जिसका मनोज भाई ने जिक्र किया, अगर आज दिल्ली की शिक्षा में इतने बड़े बदलाव आ सके तो वो इसलिए आ सके कि लोगों ने वोट दिया और शिक्षकों ने बदल के दिखा दिया। आज मैं गांधीनगर के लोगों से भी अपील करता हूं कि आप अपने वोट को शिक्षा की तस्वीर बदलने का हथियार बना लीजिए। आप उस हथियार का इस्तेमाल शिक्षा की तस्वीर बदलने के लिए कीजिए। शिक्षक में वो ताकत है कि वो शिक्षा की तस्वीर बदल सकता है। दिल्ली में हमने जो कुछ हुआ, आज दिल्ली में जिसकी भी तारीफ होती है, मैं उसमें ठीक है, मैं शिक्षा मंत्री हूं दिल्ली का, अरविंद केजरीवाल जी का एक विजन चलता है सारी चीजों को लेके, लेकिन अल्टीमेटली जो काम किया वो शिक्षकों ने किया है। दिल्ली के शिक्षक अगर ये करके दिखा सकते हैं तो दिखा तो गुजरात के शिक्षक भी सकते हैं। हो क्यों नहीं पा रहा है फिर? इसलिए हो नहीं पा रहा है क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। अगर गुजरात के अंदर, और मैं पर्टिकुलर गांधीनगर की बात करूं, गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कल पॉलिटिकल विल के साथ एक ऐसी टीम पहुंच जाए जो एजुकेशन में बदलाव करना चाहती है, तो बदलाव करने की ताकत तो टीचर में है। उसको बस पॉलिटिकल विल चाहिए होती है अपने साथ। व्हाट आम आदमी पार्टी ब्रिंग्स, हम लोग एजुकेशन के एक्सपर्ट नहीं है। What we bring to the table is political will. What teachers bring to the table is education expertise. एजुकेशनिस्ट हैं। गांधीनगर का मैं थोड़ा सा जानकारी ले रहा था अपने साथियों से। यहाँ म्युनिसिपल स्कूल हैं, लेकिन म्युनिसिपल स्कूल्स की हालत ऐसी है कि कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता वहाँ। दिल्ली में आज सौभाग्य से अभी म्युनिसिपल स्कूल्स तो हमारे अंडर में नहीं आते, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल आते हैं। और दिल्ली में आज स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल सारे ऐसे हो गए हैं कि वहाँ चारों तरफ से अपने बच्चों को लोग निकाल के प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में ला रहे हैं। केवल इस साल हमारे पास में 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकल के गवर्नमेंट
तो अगर दिल्ली में हो सकता है तो हो तो यहां भी सकता है। लोगों की विल चाहिए ऐसी पॉलिटिक्स चुनने के लिए, और फिर पॉलिटिकल विल चाहिए टीचर्स करके दिखा देते हैं। दिल्ली के टीचर्स ने करके दिखाया है। मुझे पूरा भरोसा है अगर पॉलिटिक्स अपने टीचर्स को सुविधा दे और अपने टीचर्स पे भरोसा करके चले तो गांधीनगर के टीचर भी वो करके दिखा सकते हैं। शुक्रिया सर। हमारे एक जीवंत कार्यकर्ता यहाँ हमारे बीच बैठे हैं। उनका नाम है प्रदीप सिंह बिहोला। प्रदीप सिंह भाई जरा बैठे। उन्होंने आपके लिए एक क्वेश्चन भेजा है मुझे। वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि गांधीनगर में बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगार युवा हैं और बाहर से भी बेरोजगार युवा यहाँ आ रहे हैं। वे सब महंगा महंगी फीस देकर कंपटीशन एग्जाम देते हैं। इनका बड़ा बोझ माता पिता उठाते हैं। अगर आप महानगर पालिका के चुनाव में जीत गए तो ऐसे युवाओं के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। आम आदमी पार्टी एक्चुअली एक बड़ी उम्मीद है युवाओं के बीच में। दिल्ली में उस उम्मीद पर खरे उतरे हैं और मुझे खुशी है कि आज आम आदमी पार्टी से ये प्रश्न गुजरात की जमीन पर भी पूछा जा रहा है। ऊपर करना है? अच्छा तो जो गुजरात भर का, और आपने कहा बाहर से भी आते हैं, पर पूरे गुजरात से गांधीनगर एक उम्मीदों का शहर है। यहाँ वो युवा जो पढ़ लिख गया है, वो इस उम्मीद में आता है कि मैं यहाँ की किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी कोई ट्रेनिंग ले लूँ और उसके बाद में किसी कंपटीशन की तैयारी करूँ, वो कंपटीशन को मैं पास करूँ। बहुत महंगा है। पर हमें लगता है कि एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते म्युनिसिपल गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी उठा सकती है, उठाना भी चाहिए। और आम आदमी पार्टी से लोग यही अपेक्षा करते हैं कि अगर आपको सत्ता में आने का और डिसीजन लेने का मौका मिले तो वो डिसीजन लीजिए जिसकी लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं। आप शिक्षा ठीक करने का डिसीजन लीजिए। आप जो बच्चा अपनी मेहनत के दम पे नौकरी करना चाहता है लेकिन उसको उसकी पारिवारिक परिस्थिति के कारण वो महंगा पड़ रहा है, तो सरकार को खड़े होकर कहना चाहिए ना, आप चिंता मत करो, आप सिर्फ अपने माता पिता के बच्चे नहीं हो, आप राज्य के बच्चे भी हो, आप हमारे बच्चे भी हो। और गांधीनगर तो उस दृष्टि से छोटी जगह है, छोटी मतलब 14 वार्ड का ही इलेक्शन है, पर फिर भी जितना मैंने स्टडी किया, गांधीनगर में अगर कोई युवा देश भर से और खासकर पूरे गुजरात से कहीं से एक उम्मीद लेके आता है तो उसको लगना चाहिए मेरा गांधीनगर। आज गुजरात का कोई बच्चा दिल्ली जाता है तो उसके बाद वो खाली गुजरात का नहीं रहता, वो दिल्ली का भी होता है। दिल्ली की सरकार उसको देश का बच्चा मान के उसकी शिक्षा का, उसके स्वास्थ्य का, उसके रोजगार का, जो भी जहां उसको जरूरत पड़ती है, हर कदम पे वो साथ खड़ी होती है। अब आप हमारे हो, कल गांधीनगर में कोई आता है तो वो गांधीनगर का है, गांधीनगर की म्युनिसिपल बॉडी का है, वो गांधीनगर का है। वी शुड लव हिम, वी शुड टेक केयर ऑफ हर।
और ये होना चाहिए। हमारे साथ आदरणीय श्री पंकज पटेल साहब है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे बीच हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि आप ये प्रश्न हमारी ओर से, ऑडियंस की ओर से पूछे, तो मैं आपको पूछता हूँ। गांधीनगर महानगर पालिका के पास आरोग्य सेवा अभी उपलब्ध नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर आप महानगर पालिका में बहुमत लेकर आते हैं, तो क्या वो सेवा ले पाओगे? अगर ले पाओगे तो फिर उनके लिए बजट का क्या करोगे? और एक और भी सवाल हमारे लिए हैं, आपके लिए, कि आपके वहाँ दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, वो आप गांधीनगर में लागू कर पाओगे? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तीनों आपके जो अभी तक आपने सवाल पूछे हैं, और तीनों का आंसर कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है, क्योंकि हम ये पूरा का पूरा टाउन हॉल म्युनिसिपल इलेक्शन के संदर्भ में कर रहे हैं। तो मैं आपको कहूं कि आप, जैसे आपने एजुकेशन का पूछा, मैं बिल्कुल आपको ये दावा नहीं करता साहब आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी को चुन लीजिए, हम यूनिवर्सिटी बनवा देंगे। पर ये दावा जरूर करते हैं कि आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी को चुन लीजिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया गवर्नमेंट स्कूल बन सकते हैं, प्राइवेट स्कूल। वही बात मैं हेल्थ सेक्टर में भी कहूंगा कि हेल्थ सेक्टर में भी मैं ये दावा नहीं कर सकता कि आप चिंता मत करिए, आप म्युनिसिपल इलेक्शन में हमें चुन लीजिए, आम आदमी पार्टी के हमारे जितने साथी खड़े हैं, उनके जो कंटेस्ट कर रहे हैं उनको चुन लीजिए। वो आपके लिए बहुत बढ़िया हार्ट सर्जरी का इंस्टीट्यूट बनवा देंगे, कैंसर इंस्टीट्यूट बनवा देंगे। म्युनिसिपल से नहीं बनेगा, उसके लिए आपको गुजरात के चुनाव में आना पड़ेगा सामने। लेकिन नगर निगम की ये जिम्मेदारी है, और ये मैं नहीं दे रहा, ये बाबा साहब ने दी है, ये बाबा साहब के संविधान से मिली है। बाबा साहब के संविधान में नगर निगम की ये जिम्मेदारी तय की गई है कि अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों की प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था नगर निगम करेगा। अगर 27 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हार्ट ऑफ द स्टेट दैट इज गांधीनगर, वहां पर यह सवाल अभी भी बचा हुआ है, तो फिर लानत है ऐसी सरकारों पर। अगर नगर निगम ने ये जिम्मेदारियां नहीं उठाई हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा फेलियर है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास टूट रहा है आम आदमी पार्टी के खड़े होने से, तो यही वजह है कि अगर नगर निगम के सामने अभी भी ये सवाल बचा हुआ है कि क्या हम प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था कर सकते हैं। अरे आप ही को करनी थी भाई, क्यों नहीं इतने साल से? अब तक तो कर चुके होते।
ये काम तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का है। प्राथमिक चिकित्सा नगर निगमों की जिम्मेदारी है। देश के संविधान ने 3rd टियर ऑफ गवर्नेंस को प्राथमिक चिकित्सा की जिम्मेदारी दी है। हमने दिल्ली में नगर निगम हमारे पास नहीं है, उसके बावजूद राज्य सरकार हमारे उसमें आया तो हमने उसमें किया। मोहल्ला क्लिनिक एक अच्छा मॉडल है। मैं सोचता हूं कि जो हमारे गुजरात के साथी हैं वो भी इस बारे में काफी चिंतन कर रहे हैं। इनके साथ काफी हमारा चिंतन चलता रहता है कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस लेवल की गवर्नेंस में हम क्या इंटरव्यू कर सकते हैं। इनके साथ काफी चर्चाएं हुई हैं और इन्होंने जो एक कदम आगे दिल्ली से बढ़ के योजना बनाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात के लिए और गांधीनगर के इलेक्शंस के लिए, कि अगर गांधीनगर में आम आदमी पार्टी को व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी मिलती है तो ना सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक जैसी क्लिनिक्स बन सकती हैं, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक, जहां बुजुर्ग लोग हैं। गांधीनगर में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, पीसफुल रिटायर्ड लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज तो हैं। अब उनके पास शायद इतना समय भी ना हो कि वो जाके, और इतनी ऊर्जा या उतना कोई ना हो केयरिंग पे कि जो जाके किसी क्लिनिक में जाए। तो इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ म्युनिसिपल गवर्नेंस कि आप अपने सिटीजन्स की इतनी केयर करिए कि आप घर जाके कर सकें, आप उनको घर पे प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करा सकें। अगेन आई एम सेइंग कि हम ये दावा नहीं करना चाहिए नगर निगम में कि चिंता मत करिए आपकी हार्ट सर्जरी घर पे आके करा देंगे। वो तो किसी बड़े हॉस्पिटल में होगी, वो राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर, आपका बीपी चेक होना है, आपको कोई दवाई देनी है, आपको बुखार हो रहा है और ऐसी और या कोई बड़ी बीमारी भी है तो उसकी इनिशियल केयर, इनिशियल चिकित्सा उसकी, वो जिम्मेदारी नगर निगम की है। और वो नगर निगम कर क्या रहा है फिर अगर वो नहीं कर रहा है तो? थैंक यू सर। हमारे साथ डॉक्टर जिगर पटेल हैं। जिगर जी, डेंटिस्ट है हमारे यहाँ के, वो उनकी ओर से, थैंक यू, उनकी ओर से एक ये क्वेश्चन आपके लिए हैं। सर, किसी भी शहर में कोई भी नागरिक रहता है तो उनके लिए गटर, रास्ते, सफाई और पानी, उनकी अच्छी सुविधा मूलभूत आवश्यकता है। आप जब सारी सीट पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन आपको ये है कि ये सब जो सुविधा है इनके बारे में गांधीनगर, ये सुविधा गांधीनगर को अच्छी तरह प्राप्त हो, इसके बारे में आपके मन में कोई स्वप्न, आयोजन या विचार हैं? स्वप्न तो गांधीनगर के लोगों के मन में है, एक्चुअली है। मेरे साथ देखिए सवाल भी आया तो कहीं ना कहीं कोई स्वप्न है तभी आया डॉक्टर साहब ये सवाल आपकी तरफ से।
तो ये स्वप्न तो गांधीनगर के लोगों के मन में है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किया क्यों नहीं? क्योंकि नीयत नहीं थी। आज आम आदमी पार्टी सामने आके खड़ी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने एमएलएज भी लोगों को कन्विंस करने के लिए उतार रही है, अपने मंत्रियों को भी उतार रही है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि काम किया नहीं, तो इसको उतारने से होगा क्या? अब जनता पूछ रही है, भाई तुम एमएलए साहब 4-4 एमएलए आ गए एक एक सीट पे, एक एक मंत्री आ गए एक एक वार्ड पे, लेकिन काम कहाँ है? अगर ये सिविक वर्क जो म्युनिसिपल सिविक वर्क है, कुछ सड़कें अच्छी चौड़ी बना के राज्य सरकार के फंड से, उससे काम नहीं चलता है ना। राज्य सरकार के अधीन आने वाली आपको म्युनिसिपल सर्विसेज तो म्युनिसिपल सिविक सर्विसेज तो देनी चाहिए थी ना। मैं फिर से पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये मंत्रियों और विधायकों के चक्कर में ना पड़े। आपके मंत्रियों की क्रेडिबिलिटी तो आपने खुद देख ली, तभी आपने बदला उनको। नए वालों की भी समझ में आ जाएगी, एमएलएज की भी देख ली। ये थोड़ा सा खंगाले कि पिछले इतने दिनों गांधीनगर की जनता ने आपको नगर निगम में सत्ता चलाने का मौका दिया, किया क्या? उसकी लिस्ट जनता के पास बना के जाने की हिम्मत है तो वो करो ना। ये 4 विधायक 2-2 मंत्री भेजने से थोड़ी ना सरकार चलेगी। और हम कह रहे हैं, हमारे ये लड़के कह रहे हैं जो खड़े हुए हैं, आंदोलन से निकले हुए लड़के हैं, जितने हमारी लड़कियां जितनी हैं यहाँ आंदोलन से निकली हुई हैं, ये राजनीति को भी आंदोलन मान के चल रही हैं कि गुजरात की जनता का, गांधीनगर की जनता का म्युनिसिपल टैक्स के लिए दिया गया एक एक पैसा गांधीनगर और उसमें नए जुड़े गांवों के विकास के लिए ईमानदारी से खर्च होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको ये दिल्ली से आके कहूं कि नहीं फलाने वाली सड़क हमने तय कर ली है, मुझे लगता है इट्स नॉट फेयर फॉर मी। वो ये बताएंगे वो लड़के बताएंगे जो चुनाव लड़ रहे हैं, या यहाँ की टीम बताएगी, तय करेगी, या वहां की जनता तय करेगी जो सवाल पूछ रही है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी और मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों के टैक्स का एक एक रुपया ईमानदारी से खर्च हो। हम अपनी पार्टी में उन लोगों को आगे लाए और मैं एश्योर करता हूं। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक बड़ी अच्छी कहावत चलती है, आप सबने भी सुनी होगी जितने लोग टाउन हॉल में आए, नियत में बरकत है ना। जब साफ नियत होती है तो अपने आप बरकत होने लगती है, तरक्की होने लगती है। दिल्ली में नियत थी हमारी, दिल्ली में हम लोग जब सरकार में आए थे, छोटा सा शहर है, मतलब बाकी राज्यों के मुकाबले देखें तो छोटी सी जगह है। जब हम सरकार में आए थे तो हमारा बजट होता था 25,000 करोड़ रुपए, और 5 साल की सरकार के अंदर अंदर हमारा बजट हो गया 60,000 करोड़ रुपए। तो 25,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए केवल 5 साल की ईमानदार सरकार में हो सकता है। हमसे पिछले 5 साल में जाओगे तो 5,000 करोड़ रुपए बढ़ा था, यानी एक साल में 1,000 करोड़ रुपए। हमारे साथ में इतना सारा बढ़ गया। जब आप साफ नियत रखते हो ना,
तो टैक्स का पैसा कम नहीं पड़ता, ये मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। और आज 7 साल से सरकार में बैठा हूँ। सरकारों के पास में पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है और विजन की कमी है, और भारतीय जनता पार्टी अनफॉर्चुनेटली दोनों ही जगह फेल है। सर, हमारे यहाँ एक वेद इंटरनेशनल स्कूल है, उनके शिक्षक डॉक्टर संजय सुखड़िया, जो एक बहुत अच्छे टीचर के स्वरूप में यहाँ जाने जाते हैं, उन्होंने आपको एक प्रश्न पूछा है। ऐसा सुना है कि दिल्ली के किसी भी विस्तार में, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह सुने प्लीज। ऐसा सुना है कि दिल्ली के किसी भी विस्तार में कोई भी अकस्मात होता है तो उसमें घायल हुए तमाम मरीजों की आपकी सरकार निःशुल्क शुश्रूषा करती है। क्या ये मॉडल ये सेवाएं, ये सुविधा आप गांधीनगर को दे पाओगे? बिल्कुल देनी चाहिए और दी जा सकती है। मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं। जो आपने जिक्र किया, आपको शायद जानकारी होगी, लेकिन हो सकता है और लोगों को सूचना ना हो। कि दिल्ली में क्या होता है ना, देश भर में जब भी कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग दर्द तो देखते हैं उस आदमी का, लेकिन सबके मन में डर रहता है कि यार मैं इसको मरहम पट्टी करने लगा, पुलिस आ गई, कहीं पूछने ना लगे तुमने तो नहीं मारा इसको। मैं अगर इसको हॉस्पिटल लेके चला गया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे को ही पैसा देना पड़ेगा इसका। और फिर सारे देश में सिस्टम है, नहीं नहीं अच्छा, अब मनोज भाई कहीं किसी को मिल गए एक्सीडेंट वाले बंदे को, उनके दिल में दया आई, उसको लेके गए हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल, अब मनोज भाई को अगली मीटिंग में जाना है, हॉस्पिटल वाला बोलेगा आप मीटिंग में नहीं जा सकते। और जो व्यक्ति घायल हुआ है, भाई सड़क पे घायल हुआ है, जिम्मेदार सरकार है। जिम्मेदारी लेती है सरकार कि भाई हमारे सड़क पे चलते हुए एक व्यक्ति घायल हुआ, उसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है। और हमने ये तय किया कि जो व्यक्ति उसको घायल को लेके जाए
कुछ भी करना है, अगर आपको अच्छी तरह ये करना है तो उनके पास ही जाओ। वो है यहाँ का हमारा कैपिटल प्रिंटिंग प्रेस और उनके मालिक है रमेश भाई पटेल। वो हमारे बीच हैं, बहुत लोकप्रिय शख्स है यहाँ का। यहाँ की सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं। तो उनका एक क्वेश्चन मेरे पास आ गया है। वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि गांधीनगर का नया सीमांकन होने के बाद महानगर पालिका में कुछ गांव इस गांधीनगर के आसपास के जुड़ गए हैं। गांधीनगर महानगर पालिका का बजट बहुत कम है, मर्यादित है। ऐसी परिस्थिति में इन गांवों के विकास के काम क्या आपकी पार्टी अगर जीत गई तो करेगी? करेगी तो कैसे करेगी? ठीक है, आवाज ठीक आ रही है? पीछे तक आवाज आ रही है? हेलो, बहुत बढ़िया। हाँ, बेसिकली इसमें दो चीजें हैं जो आपने प्रश्न पूछा है। एक तो ये कि गांधीनगर इसका म्युनिसिपल बॉडी का बजट कम है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि सरकारों के पास में पैसे की कमी नहीं होती है। जनता के पास पैसे की कमी होती है, लेकिन उसके बावजूद कोई आदमी अगर बाजार से गरीब आदमी नमक भी खरीदने जाता है ना, तो 20 रुपए की नमक की थैली पे भी अपन लोग टैक्स लेते हैं, सरकार टैक्स लेती है। कोई माचिस भी खरीदने जाता है, कोई दवाई भी खरीदने जाता है, तो उस पर भी टैक्स लेते हैं। वो सारा पैसा इकट्ठे होके, एक तो उसके इकट्ठे होने में चोरी हो रही होती है, अगर वो चोरी रोक दी जाए तो सरकार के पास और पैसा बढ़ता है, और दूसरा जितना भी पैसा आता है उसको ईमानदारी से खर्च किया जाए तो पैसा और बढ़ता है। ये दो चीजें हैं। आपने कुछ नए जुड़े गांवों की बात की, उनका विस्तार से प्लान हमारी टीम ने मुझे ब्रीफ किया है, उन्होंने बनाया हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह की गवर्नेंस का मॉडल दिल्ली में दे रहे हैं, उसमें दिल्ली के गांव भी इसी तरह से उपेक्षित रहते थे पहले वहां, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद से हर एक गांव को दिल्ली के हम लोगों ने एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट का बजट देना शुरू किया है। कुछ वो केजरीवाल जी कहते हैं कि जिनको हिस्ट्री ने या कुदरत ने कम दिया हो ना, उनको कानून को ज्यादा देना चाहिए। बहुत अच्छा। तो हिस्टोरिकली अगर कोई इलाका ऐसा रहा है जो चाहे बाद में जुड़ा, जिसका डेवलपमेंट हिस्टोरिकल रीजन रेफरेंसेस की वजह से कम हुआ, तो उसको ज्यादा देखिए डेवलप कराना चाहिए। हमारे साथियों ने प्लान बनाया है, मुझे लगता है आप लोग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इन्होंने पूरा विस्तार
से प्लान बनाया हुआ है गांव के विकास के लिए। मैं उनके पास ही जाता हूँ, यहाँ से उनके पास ही जाता हूँ। ઈશુદાનભાઈ, આમ તો તમને ગુજરાતીમાં પ્રશ્ન પૂછવાનું મન થાય અને તમારો અવાજ સાંભળવાનું મન થાય. की ना कांग्रेस वालों की, और उन्हीं की तो खैर क्यों बात करें, क्योंकि वैसे पूरा गुजरात थक चुका है, वहां यहां से पूरा गुजरात थक चुका है। और जब सर यहाँ आए हैं तो मैं ये, आपने बताया कि 2022 में ये गुजरात की जनता ने तय किया है कि 2022 में हम आ नहीं रहे हैं, सिर्फ भारी बहुमत से आ रहे हैं। मैंने देखा है, मैंने 2013 और 15 में जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था और जिस तरह का माहौल था, सर से अभी गाड़ी में भी यही बात हो रही थी कि जिस तरह से दिल्ली में माहौल था वैसा माहौल यहां पे गुजरात में बना है कि नहीं बना है। और इसी के चलते हमें लग रहा है कि जो 70 सीट में से 67, यानी कि भाजपा कांग्रेस कहीं दिख ही नहीं रही थी, उसी तरह भारी बहुमत के साथ आएंगे। और यह है मेरा वादा है कि 2022 में गुजरात में गांधीनगर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो ये पूर्ण स्वराज की तरफ पूर्ण ये गांधीनगर को दिया जाएगा सत्ता। થેન્ક યુ ઈશુદાનભાઈ. थैंक यू। અહીંયા એક એવો માણસ બેઠો છે કે આપણે ત્યાં એવું કહેવાય કે આપણે ત્યાં અમુક વ્યક્તિઓને જોઈને એવું કહેવામાં આવે છે કે આ ફલાણા માણસને મળીએ ને એટલે સે લોહી ચડી જાય હો. આ જેને જોઈને, જેનો ચહેરો જોઈને, જેમની અભિવ્યક્તિને જોઈને, જેમનો થનગનાટ જોઈને માણસ માત્રને એક રાજીપો થાય, એક શેર લોહી ચડી જાય મનમાં, એવી વ્યક્તિ જો કોઈ હોય તો એ ગોપાલ ઇટાલિયા છે. ગોપાલભાઈ ઝવેરચંદ મેઘાણીના દીકરા, मैं उनको कुछ समझाने के लिए, ઝવેરચંદ મેઘાણીના દીકરા મહેન્દ્ર મેઘાણી એકવાર કહ્યું હતું, કોઈકે પૂછ્યું એક શિબિરમાં યુવાનોએ કે આ દેશનો ઉદ્ધાર ક્યારે થશે, ત્યારે ઝવેરચંદ મેઘાણીના દીકરા મહેન્દ્રભાઈ મેઘાણી એવું કહ્યું હતું કે આ દેશમાં જે દિવસે 35 વર્ષનો રાષ્ટ્રપતિ હશે અને 32 વર્ષનો માણસ વડાપ્રધાન હશે ને, તેદી ક્રાંતિ લાવશે. મને લાગે છે કે આ સંદેશો બીજા કોઈએ સાંભળ્યો ન હોય કે ન સાંભળ્યો હોય, આપ પાર્ટીએ તો સાંભળી લીધો છે એટલે તમને મૂક્યા છે. એક સવાલ તમને, નિયમ એ જ લાગુ પડે છે કે હું હિન્દીમાં પૂછીશ જેથી સિસોદિયા સાહેબને ખ્યાલ આવે કે મેં આપને શું પૂછ્યું છે. જવાબ કેવી રીતે દેવો એ આપનો અધિકાર છે. અમારા ગાંધીનગર ઇલેક્ટ્રિક એસોસિએશન ગેજિયાના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અમૃત પટેલ અહીંયા છે. એમણે આ પ્રશ્ન મને મોકલ્યો છે અને એ હું આપને પૂછું છું. गोपाल भाई, अगर गांधीनगर महानगर पालिका में आपके उम्मीदवार जीत जाते हैं, कोई भी संख्या हो, 5, 10, 25, 22, 44, जो भी हो, आई लिस्ट कंसर्ट विद नंबर, लेकिन अगर महानगर पालिका में आपके उम्मीदवार जीत जाते हैं तो वो क्या नया काम करेंगे, कुछ नया करेंगे तो क्या करेंगे? सबका धन्यवाद। माननीय मनीष जी का स्वागत है गुजरात में। आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक किस्सा जो 2 दिन पहले मेरे साथ हुआ, मुझे लगता है यहाँ पे शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि जिस दिन इस देश में 35 इयर्स ओल्ड यानी कि जवान राष्ट्रपति बनेगा तब जाके क्रांति होगी। कुछ दिन पहले मैं सेक्टर 21 की मार्केट में घूम रहा था, एक लड़के ने मुझे पहचान लिया, नज़दीक आए, बोले सेल्फी लेनी है। पूछा क्या कर रहे हो आप? मैंने बोला मैं PDPU में एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। फिर कन्वर्जेशन स्टार्ट हुआ। सर, मैंने उसको ये बताया कि आप अभी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो,
शायद आप बैचलर में हो गए, फिर आपको ये भी पता है कि आप बैचलर करके मास्टर करोगे या जॉब में जाओगे, खुद का करोगे या प्राइवेट में जाओगे, एकेडमिक कैरियर बनाओगे या कुछ नौकरी ढूंढ लोगे। आपका सारा सिस्टम आगे का तय है कि आपको क्या करना है, पढ़ना है तो कहाँ तक पढ़ना है, पहुंचना है तो कहाँ तक पहुंचना है, और धंधा रोजगार व्यापार क्या करना है, आपका सारा विजन सेट है। और विजन के लिए आप दिन रात पीडीपीयू के हॉस्टल में बैठ करके पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दिन रात। तो वो बोला हाँ कर रहे हैं हम। मैंने बोला आप अपना कैरियर बनाने के लिए, अपने विजन को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप अपना विजन आसानी से पा सको इसके लिए आपकी सरकार आपके लिए कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या आपकी सरकार के पास आपको लेकर कोई विजन है? आपके पास विजन है कि मैं इंजीनियरिंग करके कुछ करूंगा, लेकिन आपकी सरकार के पास कोई विजन नहीं है, तो पूरी जिंदगी भर हॉस्टल में बैठ के पढ़ोगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो जितनी मेहनत हॉस्टल के कमरे में बैठ के आप कर रहे हो, उससे 1% मेहनत आप एक्टिव पॉलिटिक्स में रहकर भी करो। देखो कि सारी पार्टियां, सारे नेता क्या कर रहे हैं, कौन अच्छा कर रहा है उसको सपोर्ट करो, जो बुरा कर रहा है उसका विरोध भी करो, तब जाके हॉस्टल में की हुई मेहनत आगे जाके आपको सक्सेस दिलाएगी, वरना मेहनत करते रह जाओगे। तो युवाओं के साथ ये हो रहा है कि इनको पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं मिला है, प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, कोई एनकरेज करने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं हमारे राष्ट्रीय आदर्श माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मनीष सिसोदिया जी का, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम सब युवाओं के लिए उपलब्ध करवाया है, मौका भी दिया है। और आपने जो सवाल पूछा है वो भी रिलेट करता है कि मौका युवाओं को भी गांधीनगर में दिया है। यहाँ मेरे जैसी उम्र वाले इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, सारे पेशे से जुड़े हुए पढ़े लिखे युवा जो यहीं कहीं बैठे हैं, सारों को टिकट दिया गया, यानी कि एक रूप से देखो इनको मौका दिया गया है अपने आप को साबित करने का। जब इनको मौका दिया है तो ये क्या नया करके दिखाएंगे, वो सवाल का जवाब अगर मुझे देना है तो मैं सूरत का रेफरेंस लूंगा। सूरत में भी पढ़े लिखे लोगों को पार्टी ने मौका दिया टिकट दे करके, पार्टी ने जिनको मौका दिया, जनता ने भी उनको वोट दे करके मौका दिया काम करने का। वो क्या काम कर रहे हैं? सबसे बढ़िया काम ये कर रहे हैं कि वो घर घर जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने हमको वोट दिया था, बताइए आपका काम क्या है, हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं। बात छोटी सी है, लेकिन छोटे आदमियों के लिए बहुत बड़ी बात है। किसी का राशन कार्ड बनवाना है, किसी का इलेक्शन कार्ड बनवाना है, एड्रेस चेंज करवाना है, किसी का कोई बिजली का बिल आ रहा है उसमें कोई तकलीफ है, किसी का प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा आ रहा है, किसी का कॉमन प्लॉट में प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है। छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई सोसाइटी बनी हुई है, सालों से उसका कॉमन प्लॉट है, उसमें टैक्स आ रहा है, कॉमन प्लॉट का कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो नए चुन के आए हुए काउंसिलर सूरत में है या यहाँ पर जो आने वाले हैं, वो ये काम करेंगे, घर घर जाएंगे और घर घर जाके जैसे अब वोट मांग रहे हैं ना, उस तरीके से काम मांगेंगे और करके देंगे कि भैया आपका काम करने के लिए हम आए हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सूरत में करके दिखाई है, क्योंकि अब रेप्लिकेट ही करना है। जो काम गुजरात के कोई और महानगर में किया उसको ही यहीं रेप्लिकेट करना है। और ये यूनिक वे है कि सूरत के काउंसिलर्स ने जब से वो चुन के आए हैं, उसने सबसे पहले ये तय किया, क्योंकि ये बताने में मुझे गर्व हो रहा है कि हम है ये डिसीजन लेने वाले लोग, आम आदमी पार्टी है। आज तक से हम देखते आए, सालों से देखते हैं कि जो भी चुन करके आता है, चाहे लोकसभा में, विधानसभा में, चाहे कहीं पर भी, वो अपनी जो ग्रांट होती है, सरकार का फंड होता है, उस फंड से बेंचेस लगवाता है। गुजराती में जेने આપણે બાકડો કહીએ છીએ, જેટલા લોકો ચૂંટાઈ જાય એ લોકો બાકડા મેલે। આપણને એમ થાય કે આ માણસને બાકડા મૂકવા માટે જ આપણે ધારાસભ્ય, સાંસદ સભ્ય બનાવ્યા હશે। વર્ષોથી બાકડાઓ પાછળ લાખો રૂપિયા વેડફવામાં આવે છે। लेकिन गर्व की बात यह है कि सूरत में जहां आम आदमी पार्टी चुनकर के आई है, उन पढ़े लिखे काउंसिलर्स ने निर्णय किया कि अब हमारा पैसा बेंचेस के पीछे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको शिक्षा के पीछे, रोड के पीछे, जो भी बुनियादी जरूरत है उसके पीछे इन्वेस्ट करेंगे। तो सूरत में बाकड़ा મૂકવાનું બંધ કરી દીધું છે આમ આદમી પાર્ટીના કાઉન્સિલરે। એવી ઘણી બધી બાબત છે જે અહીંયા ગાંધીનગરમાં પણ લાગુ થવાની છે। થેન્ક યુ। બહુ જ વિસ્તૃત, રિલાયબલ અને સંતોષ થાય એવો જવાબ, અભિનંદન, બહુ જ ગમ્યું। मुझे इस सभा में एक दो व्यक्तियों के हाजिरी के लिए बहुत गर्व है। फ्रांस का
जब क्रांति हुई तो एक व्यक्ति लाइब्रेरी में बैठकर कुछ पढ़ रही थी। तो वहां जाकर एक युवा ने कहा कि आप, फ्रांस की क्रांति हो रही है, आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, चलिए बाहर आइए। तो व्यक्ति ने कहा कि आप जो क्रांति कहते हैं ना, वो क्रांति का जनक ही मैं हूं। तो साहित्यकार जो होते हैं वो क्रांति के जनक होते हैं। और यहां हमारे बीच एक बहुत अच्छे कवि, गांधीनगर के गजलकार किशोर जिकाद्रा जी हैं। किशोर जी, आपका स्वागत है। और साहित्य सभा के बहुत अच्छे कवि यहाँ के हमारे साहित्य सभा के एक और सीनियर वर्कर मुरजी भाई परमार दधी, वो भी यहाँ है, अच्छे लेखक हैं, वो हमारे बीच हैं, उनका स्वागत करता हूं। और उन दोनों की ओर से एक प्रश्न आदरणीय ईशु भाई, आपको पूछना है मुझे। गांधीनगर महानगर पालिका में आपके उम्मीदवार जीत जाते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर मिलती ग्रांट का उपयोग वो कैसे करेंगे? बिल्कुल, अभी जैसे माननीय अध्यक्ष श्री गोपाल भाई ने कहा कि हम बेंचिस के पीछे नहीं, हम एक विजन के साथ चलते हैं। मैंने कहा कि यहाँ हम क्यों आए हैं। अब देखो, मैं थोड़ा यहाँ बहुत अच्छे जब बड़े लोग बैठे हैं तो मैं थोड़ा कहना चाहता हूं कि राजनीति आम आदमी पार्टी ने क्यों चुनी है, वो 2 मिनट में लूंगा। अरविंद जी, आईआईटी में जब किसी को एडमिशन मिलता है तो बच्चा समझता है कि चलो मेरा एडमिशन मिल गया, बहुत अच्छा हो गया, मैं अपना करियर बन गया। वो पास होता है तब तो करियर बन ही जाता है। उससे भी आगे अगर कोई यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पास हो जाता है तो फिर कोई सवाल ही नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट बन गया, अपने घर चलाता है, अच्छी खासी नौकरी करता है। लेकिन उसके बाद भी इनकम टैक्स जॉइंट कमिश्नर होने के बावजूद उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे और कुछ करना है, और वो राजनीति में आते हैं। तभी कहा जाता है कि राजनीति बदलने के लिए आए। इसी तरह अरविंद जी के बाद मनीष जी को आप देख लीजिए, कहां उनकी कमी थी। उनके स्टेज तक पहुंचने के लिए हमारे जैसे लाखों पत्रकारिता लाइन में खड़े होते थे। वहां पहुंचकर भी उन्हीं को लगा कि नहीं, मुझे और कुछ करना है, मैं डिसीजन मैं करूं। ये पॉलिटिक्स में जिस तरह से लोग घुस गए हैं, शायद ये नहीं बदलाव ला पाएंगे, और उन्होंने छोड़कर आया, और उन्हीं के बदौलत आज धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की लहर गुजरात आई। गुजरात में जब प्लॉट बेचने के निकाले, 5 प्लॉट 450 करोड़ रुपए में, हमारे विपक्ष के नेता यहां बैठे हैं, धर्मेश भाई, उन्होंने कहा कि यार ये जनता ने जब आपको वोट दिया है तो हम बेच तो नहीं सकते। उन्होंने मना करने के बाद उन्होंने कहा कि हम तो 93 है भाई, हमारे तो पास बहुमती है। जैसे दिल्ली में वो करते हैं, कानून मर्जी होते पास कर देते हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि सिकंदर खाली हाथ गए, और वो भी कुछ सालों के लिए आपकी अभी मिली है। तो ये चीज हुई, 27 कॉरपोरेटर ने तय किया कि हम बेचने नहीं देंगे सूरत। और हुआ ये मनोज भाई कि ये अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की विपक्ष ने, और बोला कि कोई भी बिल्डर या उद्योगपति ये प्लॉट खरीदेगा नहीं, अगर खरीदेगा तो हम प्रोजेक्ट नहीं बनने देंगे।
तो पहला काम 450 करोड़ रुपए का उन्होंने बचाया। अब बीजेपी वालों ने यह कहकर कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं कॉरपोरेशन चलाने के लिए। दूसरे ही दिन बीजेपी वालों ने उसका मेयर के बंगले का 5 करोड़ का रिनोवेशन करते हैं। वो पैसे कहां से आए? सबके लिए इनोवा खरीदते हैं। वो पैसे कहां से आए? सबके लिए आईफोन खरीदते हैं। तो फर्क ये है, हमेरा जब कॉरपोरेशन चुनकर आएगी गांधीनगर की, मैं दावे के साथ कहता हूं और मुझे गर्व है आम आदमी पार्टी, क्योंकि नींव कहां से रखी है? अरविंद जी और मनीष जी ने नींव रखी है। आज गुलाब जी हमारे प्रभारी यहां बैठे हैं, किसी के एमएलए 182 है, किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है क्या? पढ़ रहा है यहां पे? तभी ये हालत है। हमारे विधायक या प्रभारी के बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा और मैं जाकर आया हूं। तो हम राजनीति करने नहीं, बदलने आए हैं। तो हमारे जो कॉरपोरेटर चुने जाएंगे वही प्रबुद्ध नागरिकों के पास जाएंगे और बोलेंगे कि आप बताइए हमारी ग्रांट का खर्चा कहां करना है। सोसाइटी बताएगी, सोसाइटी तय करेगी हमारे ग्रांट का खर्चा कहां करना है, हमें पैसा कहां खर्चना है। एजुकेशन है, आरोग्य है, रोड रास्ते कहां, आप बताओ। तो ये हम करने जाएंगे और इसी के चलते कहते हैं कि जैसे दिल्ली का मॉडल, आज एजुकेशन मिनिस्टर तो सभी में है, राज्यों में नहीं है कि नहीं? कोई केरला का एजुकेशन मिनिस्टर का पता है? तमिलनाडु का एजुकेशन मिनिस्टर को जानता है? अच्छा मुझे बताओ ओडिशा का चीफ मिनिस्टर कौन है? लेकिन 2 लोग जो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे जानते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी। तो सवाल यह है कि राजनीति करने नहीं, बदलने आए हैं। तो हमारे जो कॉरपोरेटर आएंगे वो लोगों के पूछेंगे कि कहां ग्रांट का खर्चा करना है और लोग गांधीनगर के तय करेंगे। थैंक यू। जी इजाजत दें तो इसमें 2 शब्द मैं भी कहना चाहता था। प्लीज सर। अभी आपने जो सवाल पूछा कि जो कॉरपोरेटर्स जीतेंगे, मेरे दोनों साथियों ने बहुत विस्तार से जवाब दिया, लेकिन उसमें बस एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ। उन दोनों की बात को ही समराइज करते हुए, संक्षेप में बोलते हुए, अभी मैं स्वामी नारायण मंदिर में आशीर्वाद देने गया था। तो वहाँ जो मुझे दर्शन करा रहे थे, उन्होंने मेरे कान में एक बहुत अच्छा मंत्र दिया कि स्वामी नारायण जी की तरफ से, हाँ, महंत स्वामी जी का कोट था। उन्होंने मुझे कहा कि ज़िंदगी में इस चीज़ को याद रखना हमेशा, और ये आज मंत्र में गांधीनगर से लेके जा रहा हूँ अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, राजनीति के लिए अपने लेके जा रहा हूँ, पर उसका उल्लेख यहाँ आपके सवाल के जवाब में बहुत ज़रूरी है। ही सेड कि महंत स्वामी साहब का कोट है, स्टेटमेंट है, उनका विज़न है जीने के लिए कि इट्स नाइस टू बी बिगर, बट इट्स नाइस टू बी बिग, बट इट्स बिगर टू बी नाइस। बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना बहुत बड़ी बात है। ये स्वामी जी का संदेश है और मैं समझता हूं यही राजनीति है। ये बड़े होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता, पर ये अच्छे होंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। बड़े बड़े कितने काम करेंगे, कितने का भ्रष्टाचार सूरत में रुकवाया, उसके अगले कितनी जीरो वाला भ्रष्टाचार ये गांधीनगर में रुकवाएंगे, ये सब इमेटीरियल है। मतलब ये मायने रखता है, बट उससे वो फिगर्स मायने नहीं रखती हैं। मायने ये रखता है कि ये बड़े कितने होंगे पता नहीं, पर अच्छे होंगे। मैं अरविंद केजरीवाल जी जो राजनीति करते हैं और जो राजनीति की धारा उन्होंने पूरे देश में बहाई है, उसमें एक गारंटी है कि आम आदमी पार्टी का जो भी सिपाही होगा, वो चाहे कार्यकर्ता हो, चुना हुआ पार्षद हो, विधायक बैठे, विधायक हो, मंत्री हो, ईमानदार होगा, पहली बात। दूसरा, कैरेक्टर का स्ट्रांग होगा, और तीसरा, क्रिमिनल नहीं होगा। ये 3 जिम्मेदारियां अरविंद केजरीवाल जी की हैं। હું બહુ જ ગૌરવ સાથે હવે જે પ્રશ્ન આવે છે એ પડતો મૂકું છું, અને એ માટે વાંક ગોપાલભાઈ તમારો છે। આ 17મો પ્રશ્ન હું જે પડતો મૂકું છું એની તમામ જવાબદારી તમારી છે। તમે વાંકમાં છો એ માટે કે પ્રશ્ન પૂછું એ પહેલાં તમે એનો જવાબ આપી દીધો છે। मैं आपको पूछने वाला था कि सूरत महानगर पालिका में
आपके अनेक कॉरपोरेटर चुनाव जीत गए हैं, उन्होंने पिछले 4 महीने में क्या किया वो बताइए। लेकिन आपने तो जवाब दे दिया। ના એના માટે તો હજુ ઘણું કહેવા જેવું છે. પ્લીઝ આટલે કન્ટિન્યू નહીં થાય, આટલામાં નહીં થાય. બહુ કામ કર્યું છે બચારા એમને. તો હું આના માટે હું ગુજરાતીમાં કહીશ. ઘણા કામો કર્યા છે, હું ગણાવી શકું, 1 કલાક ગણાવી શકીશ. બધું મીડિયાએ કવર કરેલી જ બધી ઇવેન્ટો છે. મને પર્સનલી જે કામ લાગ્યું કે ખરેખર આ બહુ ઐતિહાસિક કામ થયું છે એ શું કર્યું છે कि जो भी सर लोग हमारे काउंसिलर्स चुन के आए, पॉलिटिकल काम भी वो करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी वो करेंगे, लेकिन सोशल काम जो उन्होंने किया है सबसे बड़ा ऐतिहासिक है मेरी दृष्टि से. क्योंकि मेरी उम्र 32 साल है. जब से समझ आई मैंने देखा नहीं है कि किसी चुने हुए पॉलिटिकल लोगों ने ऐसा काम किया है. जैसे ही चुन करके आए वो लगातार महीने में 2 बार या 5 बार या 10 बार स्कूल की विजिट करते हैं. इससे क्या होता है, मैंने जो महसूस किया, इससे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वहां जाके दबंग के टाइप खड़े हो जाते हैं, ये नहीं है वो नहीं, ऐसे नहीं जाते. वो जाके लेते हुए देखा है हमने. तो सर उनको मोटिवेट फील हुआ. क्योंकि हमने आज तक, हम अगर यहां मैं बोलूं कि हाथ खड़ा करे, किसी ने देखा हो कि विधायक किसी प्राइमरी स्कूल में विजिट करने को गया है? मैंने तो नहीं देखा मेरी जिंदगी में. आप में से किसी ने, अगर किसी, हमने नहीं देखा. जिसको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, काउंसिलर बनाया, वो अपने मत क्षेत्र की स्कूल में आज तक नहीं गया है. तो ये जो 27 लोग हैं, बहुत से काम किए, मैं गिनवाऊंगा, अभी थोड़ा टाइम लूंगा. ये बड़ा काम है कि इन्होंने टीचर्स को मोटिवेट किया, प्रिंसिपल को मोटिवेट किया, पेरेंट्स को मोटिवेट किया, उनको ये फील कराया कि आपके साथ पॉलिटिकल पावर भी जुड़ा, आप अकेले नहीं, आप काम करिए, हम आपको बैकअप करेंगे ऑपोजिशन के तौर पे. और उनकी सारी जो समस्याएं थी, उनकी सारी समस्याएं सदन तक पहुंचाई. सूरत कॉर्पोरेशन के सदन तक सारी समस्याएं टीचर्स की पहुंचाई. अभी टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है तो उसके स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बहुत तकलीफें हैं, पेरेंट्स को भी सहूलियत नहीं मिल रही है. बहुत से ऐसे स्कूल है जो साफ सफाई नहीं हो रही थी, तो साफ सफाई करवाने का काम चालू किया. हमारे राकेश भाई है, शिक्षा समिति के सदस्य है सूरत से. उन्होंने शिक्षक दिन जो भी गया 5 सितंबर, तो तगड़ा सा विरोध किया और बोला कि शिक्षकों का सही सम्मान तब होगा जब सभी स्कूल में पूर्णकालीन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, तब तक के लिए शिक्षा दिन आप नहीं मना पाओगे. तो ये सारी चीजें सूरत के काउंसिलर्स ने की. जब कोरोना आया तो मुझे दावे के साथ कहता हूं, कैमरे के सामने बोलना है कि पूरे गुजरात में सबसे पहले आइसोलेशन सेंटर्स सूरत में खुले, वो भी आम आदमी पार्टी के काउंसिलर्स ने खोले. पूरे गुजरात में सरकार ने भी नहीं खोला, बीजेपी ने भी नहीं खोला, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने भी नहीं खोला. सबसे पहले सेकंड वेव में आइसोलेशन सेंटर, जब सरकार को सरकार के इंस्टीट्यूशन को, बीजेपी के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तब हमारे जो 27 काउंसिलर है उन्होंने कैसे तैसे करके हाथ जोड़ के भी ऑक्सीजन की व्यवस्था लोगों के लिए फ्री में करना चालू कर दिया था आइसोलेशन सेंटर के माध्यम से. दूसरा, आपने शुभा को पूछा, मैं उसका, क्योंकि मैं सूरत रहता हूं, उनके काम को नजदीक से जानता हूं, सबको पहचानता हूं, उसमें उनके बीच में रहता हूं. सब 2 मिनट लूंगा. क्या काम करते हैं આપણે ત્યાં જાણીએ છીએ કે ચૂંટાયેલા તમામ લોકોને સરકારી ગ્રાન્ટ વાપરવાનો સત્તા મળે છે. એનો ગુજરાતીમાં અનુદાન શબ્દ છે, મનોજભાઈ.
આજ દિવસ સુધી સરકારી ગ્રાન્ટ કેવી રીતે વપરાય છે કોઈને ખ્યાલ જ નથી આવતો. આપણે સરકારને કેટલા આપવાના છે એ સરકાર આપણને બતાવે કે તમારે આટલો વેરો ભરવાનો, આટલો ટેક્સ ભરવાનો, આપણે ભરી દઈએ. એ તમામ પૈસા ભેગા થાય પછી કેવી રીતે વપરાય છે એ આપણને સરકારે નથી જણાવતી, કોઈ પાર્ટી નથી જણાવતી. ગ્રાન્ટના રૂપમાં ધારાસભ્ય કે મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર પાસે પૈસા આવે છે, તે લોકો કેવી રીતે પૈસા વાપરે? પોતાના મળતિયાઓને ગ્રાન્ટ આપે. જે વિસ્તારમાંથી વધુ મત મળ્યા હોય એ વિસ્તારને ગ્રાન્ટ આપે. એકના એક કામમાં મેક્સિમમ ગ્રાન્ટ વપરાય. તમે જો આખા ગુજરાતમાં બ્લોક નાખવા પાછળ, પિંજરા પેલા વૃક્ષના ટ્રી ગાર્ડ મૂકવા પાછળ, બાકડા મૂકવા પાછળ, મોટા મોટા પાટિયા, સોસાયટીના નામના પાટિયા, આની પાછળ આખા ગુજરાતના તમામ ચૂંટાયેલા લોકો પૈસા ગ્રાન્ટ તરીકે આપે. શું કામ? કે એમાં એનું નામ લખાય અને દેખાય સામેથી, અને બાકીના રૂપિયા ખિસ્સામાં જતા રહે. સુરતના કોર્પોરેટરોએ ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. મને લાગે આખા દેશમાં આવું કદાચ નહીં હોય. સુરતના એક કોર્પોરેટરને 10 લાખ રૂપિયા ગ્રાન્ટ મળે છે. એક વોર્ડના 4 એટલે 40 લાખ રૂપિયા ગ્રાન્ટ. વોર્ડ સમિતિની અલગથી 1 કરોડ રૂપિયા ગ્રાન્ટ, એટલે દરેક વોર્ડ દીઠ 1 કરોડ ને 40 લાખ રૂપિયા વાર્ષિક ગ્રાન્ટ આવે છે. સુરતમાં આમ આદમી પાર્ટીના ચૂંટાયેલા યુવાન ભણેલા ગણેલા કોર્પોરેટરોએ નક્કી કર્યું કે આ ગ્રાન્ટ કોર્પોરેટરોની મરજીથી નક્કી નહીં થાય ક્યાં વપરાશે. એમણે ફોર્મ બહાર પાડ્યું, ફોર્મ બનાવ્યું. આખા મત વિસ્તારના સોસાયટીના પ્રમુખોને, સભ્યોને, જાગૃત નાગરિકોને, સિનિયર સિટીઝનોના કોઈ એક્ટિવિસ્ટો હોય, એસોસિએશનો હોય, તમામને ફોર્મ આપવામાં આવ્યું, રિક્વેસ્ટ ફોર્મ, કે તમે અમને સૂચન કરો, તમે અમને ભલામણ કરો કે શું કામ કરવું જોઈએ. અને સોસાયટીમાંથી ફીડબેક આવ્યા કે અહીંયા રોડ બનવો જોઈએ, અહીંયા ગટર બનવી જોઈએ, અહીંયા ડિવાઈડર બનવું જોઈએ. જે રિક્વાયરમેન્ટ આવી એના ઉપર ગ્રાન્ટ ફાળવવાનું કામ ચાલુ કરવામાં આવ્યું. આ ઐતિહાસિક પગલું છે કે લોકોને પૂછવામાં આવ્યું. લોકો से पूछा गया सर कि आपकी जनता का पैसा कहां खर्च करना चाहिए. लोगों ने लिख कर दिया और उसके ऊपर ग्रांट अलॉट की गई. तो सूरत के कॉर्पोरेटरों ने, मनोज भाई, ऐसा ऐतिहासिक काम करके दिखाया कि लोगों का पैसा लोगों के पूछने पर, लोगों के कहने पर खर्च किया गया. ये गुजरात में पहली बार हुआ है. आम आदमी पार्टी ने किया है, नौजवानों ने करके दिया है सर. थैंक यू. हमारे बीच यहाँ के वणकर समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री पी.के. परमार साहब बैठे, सीनियर सिटीजन है यहाँ के. हमारे साथ एक बहुत सक्रिय महिला ज्योतिबेन ठक्कर, जो जयलाराम महिला मंडल की उपप्रमुख है, ज्योतिराम महिला मंडल के सक्रिय सदस्य है, लायंस क्लब की भी मेंबर हैं और उनकी कमेटी मेंबर है. ये दोनों यहाँ हमारे बीच हैं और उनकी ओर से जो भी प्रश्न आए वो सिसोदिया साहब आपके लिए. यहाँ जो ये इलेक्शन हो रहा है, इनमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों को वोट वाइज इंचार्ज बनाकर प्रचार में भेजा है. इस विषय में आपका मंतव्य क्या रहेगा? जैसे मैंने अभी पहले बोला कि भारतीय जनता पार्टी अपने आत्मविश्वास के सबसे निम्न स्तर पर खड़ी है इस वक्त गुजरात में. जिन विजय रूपानी जी की सरकार के
माने 1 साल तो वो पहले रहे ना, चुनाव से पहले, पिछले चुनाव से पहले। तो जब विजय रूपाणी जी के मुख्यमंत्री बने हुए 5 साल हुए, तो पूरे गुजरात में पोस्टर लगाए गए, विजय रूपाणी जी के सक्सेसफुल 5 इयर्स की बधाई। विजय रूपाणी सरकार के चलने के, बहुत सक्सेसफुल सरकार के चलने के 5 साल की बधाई। वो 5 साल की बधाई 5 दिन में खत्म हो गई। सारे मंत्री भी फेल हो गए और विजय रूपाणी जी भी फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने खुद मान लिया कि विजय रूपाणी जी ने 5 साल गुजरात की जनता के लिए कुछ नहीं किया। आज जब गांधीनगर का म्युनिसिपल चुनाव हो रहा है, म्युनिसिपल चुनाव में तो काम बोलता है, काम। मंत्रियों को भेजने से काम नहीं चलता। म्युनिसिपल चुनाव में काम करने से काम चलता है। मंत्रियों की खाली ड्यूटी लगा दोगे तो मंत्री बेचारे कहां जाएंगे? किसके दरवाजे पे जाके कहेंगे वोट दे दो? वो बोलेगा पिछले बार को तो वोट दिया था, काम क्यों नहीं किया? तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है। ठीक है, अब इलेक्शन लड़ना है तो पार्टियां अपने अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करती हैं, पर यह बात भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से समझ में आ गई है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी, केंद्र में जिसकी सरकार, गुजरात में 27 साल से सरकार, सारे नगर निगमों में इतने सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसको समझ में आ गया हो भाई अब तो गई भैंस पानी में। कोई मुख्यमंत्री और सारे मंत्री ऐसे ही नहीं बदलता। उनको पता है कि अब तक तो चल जाता था, कांग्रेस सामने होती थी, अब की बारी आम आदमी पार्टी के लड़के सामने आ गए, इनकी लड़कियां सामने आ गई। इनसे मुकाबला इस बार आम आदमी पार्टी की लड़कियों से है, आम आदमी पार्टी के लड़कों से है। कांग्रेस के राज में चल जाता था, कभी कुछ कर लो, कभी कोई बहाना मार लो, कभी कोई जुमला मार लो। जब आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना है तो काम के दम पे लड़ना पड़ेगा, और काम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जीरो है। नहीं मिलेगा। इस बार आप देखिएगा गांधीनगर, सूरत ने तस्वीर बदली। सूरत ने एक आत्मविश्वास दिया आम आदमी पार्टी को भी। हम दिल्ली में बैठे आम आदमी पार्टी के लोगों को भी, और गुजरात में खड़े आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को भी। और गांधीनगर उससे बड़ा स्टेप होने जा रहा है। गांधीनगर उससे बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मैं तो दिल्ली में बैठा हूं, लेकिन जो आहट में सुन रहा हूं, गुजरात का चुनाव जब होगा तो होगा, लेकिन अभी गांधीनगर का चुनाव एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। और हम आम आदमी पार्टी तो नई पार्टी है जी। एक राज्य में सरकार, दूसरे राज्य 7 साल 8 साल 10 9 साल हुए कुल मिला के देखें तो सारा मिला लो बहुत स्ट्रेच करके। 8-9 साल में एक राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री चुन लिए गए, एक राज्य में लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे हैं, 4 सांसद में चले गए। और एक सूरत जैसी जगह पे जहां भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा गढ़ था, अभी तो उनको इस चक्कर में बदल
के मंत्री भी बनाना पड़ा वहां से भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास हिल गया। और जैसा अभी हमारे दोनों साथियों ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया, सुदन भाई ने बताया कि ये 27 लड़के लड़कियां जो धमाल मचा रहे हैं वहां गांधीनगर के लोग, वो देखना चाहते हैं। अब नए नए मंत्रियों की शक्ल देख के वोट नहीं करेंगे। मेरा दावा है कि सूरत के हमारे पार्षदों का काम देख के वोट करेंगे वहां पर। आप दिल्ली के हैं, दिल्ली में आपका नाम चल रहा है, आपकी सरकार चल रही। एक सवाल ये पूछना है कि कोरोना में जिस भी व्यक्ति का अवसान हुआ है, उनके परिवार को दिल्ली में क्या मदद दी गई है या क्या सुविधा दी गई है? देखिए, कोरोना में पहली लहर भी और दूसरी भी लहर बहुत खतरनाक थी। ईश्वर ना करे भारत पे ऐसा संकट दोबारा आए। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक जो ईमानदारी से काम किया, वो ये किया कि मतलब जो बीमार हुआ उसकी मदद तो जैसे जैसे हुई, देश में पहली बार होम मेडिकल कोरोना में दिल्ली में इंट्रोड्यूस हुआ कि अगर आपको कोरोना हुआ है तो आपके घर रोज सरकार के डॉक्टर्स फोन करेंगे, आपकी दवाई बताएंगे, पूछेंगे। अगर हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है तो हॉस्पिटल आपको आने की जरूरत नहीं है, हम घर पे बैठे आपका इलाज करवाएंगे। सरकार की ओर से रोज कॉल जाते थे एक एक करके। लोग कई बार तो मजाक में कहते हैं यार परेशान कर दिया आपके डॉक्टर्स ने फोन कर करके। एनीवे, पर सरकार ने एक काम ईमानदारी से वहां किया कि अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई कोरोना की वजह से तो उसको स्वीकार किया, उसको छिपाया नहीं। बीजेपी की सरकारों ने जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, हर जगह इन्होंने छिपाया। उसका नुकसान यह हुआ कि आज जैसे दिल्ली में हमें पता है साहब इतने लोगों की डेथ हुई, हमने एक एक डेथ को क्लियर रखा। आज आप शमशान घाट का डेटा निकाल लीजिए, आप म्युनिसिपल का डेथ सर्टिफिकेट का डेटा निकाल लीजिए, आप कोरोना में हॉस्पिटल से डेथ का डेटा निकाल लीजिए, आपको सब कर जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में मैच कर ही नहीं रहा, गांधीनगर में भी मैच नहीं कर रहा। गांधीनगर में डेथ का डेटा कहता है 1 लाख कितने लोगों की मौत हुई पूरे स्टेट, 1.25 लाख पूरा उसका, और दिखाया 4,500 है। तो मान लीजिए सरकार कल को कोई स्कीम भी लेके आएगी तो 4,500 लोगों को ही देगी जिन्होंने अपना व्यक्ति खोया। उसको तो ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे कि भाई आपके परिवार की किसी की डेथ कोरोना की वजह से हुई। सबसे पहले तो उस आदमी के साथ सरकार ईमानदारी से तो खड़ी हो। क्या एक आदमी जिसके घर में कोरोना की वजह से कोई परेशान रहा, फिर अल्टीमेटली डेथ हो गई, वो अपनी सरकार से ईमानदार होने की अपेक्षा नहीं कर सकता? क्या वो ये नहीं सोच सकता कि यार मेरी सरकार कम से कम मेरे घर में डेथ हुई है, माने तो सही कि मेरे घर में डेथ हुई है कोरोना की वजह से, इतना तो अपनी सरकार से अपेक्षा रखता है। भारतीय जनता पार्टी वहां भी गिर गई है, बीजेपी ने वहां भी कोई नीचे गिरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली सरकार ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया। उसके बाद हमने तो हर परिवार के लिए जिनके घर डेथ हुई 50,000 रुपए
साथ साथ में हर बच्चे जिनके परिवार के लोगों की डेथ हो गई, जो अनाथ हो गए कोरोना की वजह से, उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा सरकार उठा रही है। ये सारी वह चीजें स्कीम लागू की ગાંધીનગર નાગરિક સમિતિ તરફથી આ એક પ્રશ્નોત્તરી યોજાની છે. એનું સંચાલન મને ગાંધીનગરની સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયો હોવાને કારણે મને મળ્યું. મેં પહેલેથી જ કહ્યું કે હું કોઈ રાજકીય પક્ષ સાથે સંકળાયેલો નથી, એટલે મને તમે આ કામ ન સોંપો. આમ છતાંય તમને સોંપ્યું અને મારામાં વિશ્વાસ રાખ્યો એ માટે હું ખાસ કરીને સૌ આયોજકોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. છેલ્લા પ્રશ્ન સાથે आखिरी प्रश्न के साथ हम ये प्रश्नोत्तरी खत्म करेंगे और आपके लिए आखिरी प्रश्न मेरा ये है, दिल्ली में आपने सभी सेवाएं मुफ्त देने की आदत डाल रखी है. हमारा प्रश्न ये है कि ये सब के लिए आप बजट कहाँ से जुटा पाते हैं? पैसे तो आ नहीं रहे, आप किसी को इलेक्ट्रिक का बिल नहीं ले, पानी का बिल ले, तो फिर पैसे आते कहाँ से हैं? ये बताइए. जनता तो पैसे दे रही है, अब उसमें दो तरीके हैं कि उसको ईमानदारी से इकट्ठा कर लीजिए या उसको चोरी से इकट्ठा कर लीजिए. हमने उसको ईमानदारी से इकट्ठा करना शुरू किया, और जब इकट्ठा हो गया तो उसको ईमानदारी से खर्च कर लीजिए या बेईमानी से खर्च कर लीजिए. हमने उसको ईमानदारी से खर्च करना शुरू किया. ये जितनी चीजें दिल्ली में मुफ्त मिल रही है ना, वो एक्चुअली मुफ्त है नहीं. जनता अपनी खून पसीने की कमाई से टैक्स देती है उसके लिए. अब हम कहें कि नहीं जी, जनता के खून पसीने की कमाई से तो मंत्रियों की कोठी में फिर फ्री बिजली जलेगी, और एक गरीब आदमी को, एक सामान्य आदमी को अपना बच्चे पढ़ाने के लिए बल्ब जलाना है, पंखा चलाना है, तो उसके लिए तो 4,000 रुपए बिल आएगा. तो ये तो बेईमानी है. जनता ने टैक्स दिया इसलिए कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं, उसकी पढ़ाई के लिए स्कूल खोलो, मेरे घर में कोई बीमार हो जाए उसके इलाज के लिए व्यवस्था करो, मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं, उसके ऊपर एक पंखा चलाऊंगा, उस पंखा का व्यवस्था करो, पंखे की बिजली सही मिल चाहिए मुझको. अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं, मुझे रात में अपने दिन भर मेहनत करके अपने घर में बैठूंगा एक बीवी बच्चे के साथ में, तो बल्ब मेरे घर में रोशनी जलनी चाहिए, मैं अफोर्ड कर सकूं उतनी करो. हमने दिल्ली में वही किया है. जनता पैसा इसीलिए देती है, जनता पैसा इसलिए नहीं देती है कि जाके मेरे पैसे पे जाके ऐश करो, नेता ऐश करे. जनता इसलिए देती है कि जाके मेरे पैसे से मेरे लिए काम करो. आज हम दिल्ली में जनता के पैसे से जनता के लिए काम कर रहे हैं. और आखिर में मैं गांधीनगर के लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि 3 अक्टूबर को अपनी वोट का इस्तेमाल करिए. एक बार झाड़ू पे वोट दबाइएगा ना, आप बीजेपी और कांग्रेस को भूल जाएंगे. ये मेरी जिम्मेदारी है. आदरणीय सिसोदिया साहब, शुक्रिया. आदरणीय गोपाल भाई, बोलो. ચાલે ચાલે. થેન્ક યુ સર. આ નગરપાલિકાની બહારનો ક્વેશ્ચન છે. મારે એમ કહેવું હતું કે આપની સરકાર આવે તો કાયદો અને વ્યવસ્થા કઈ રીતની રહેશે? કાયદો અને વ્યવસ્થાનું પાલન કઈ રીતે રહેશે કે જે અત્યારે આપણે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈએ છીએ
તો આપણી વાત સાંભળતા નથી અને આપણું જે પેલું એફઆઈઆર જે નોંધવાની હોય એ નોંધાતી નથી અને બધું જ અંદર ભ્રષ્ટાચારથી ચાલે છે સાહેબ. એ બાબતમાં આપનું શું કહેવું છે? તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. તમે પોલીસ વિશે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એટલે મારો પરિચય આપું. હું 4 વર્ષ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ તરીકે ગુજરાત પોલીસમાં ફરજ બજાવી ચૂક્યો છું, થેન્ક યુ. અમદાવાદ સિટી પોલીસમાં. એટલે જનતાનો પ્રોબ્લેમ તમે રજૂ કર્યો, પોલીસનો પ્રોબ્લેમ અલગ છે અને બેયની વચ્ચે કરપ્ટ પોલિટિશિયન્સ છે. એવું નથી કે પોલીસવાળા ખરાબ છે, પણ એમની ઉપર રાજનીતિનું પ્રેશર છે. પણ આ સર એવું નથી સર. એક મિનિટ, હું પૂરી વાત ઉપર આવું છું. એવું નથી, પૂરું કરી દીધું. સોરી. થેન્ક યુ. ઓકે. એ જનતા જ્યારે પોલીસ સ્ટેશનમાં જાય છે, એમની સાથે વર્તન યોગ્ય નથી થતું, એમની ફરિયાદ નથી નોંધવામાં આવતી, ખોટી રીતના કેસો કરવામાં આવે છે. આ બધી જ બાબતો ઉપર ભારતના લો કમિશને, કાયદા પંચે ઘણા બધા સુધારાઓ ભારત સરકારને સૂચવ્યા છે કે પોલીસની અંદર કેટલો સુધારો લાવવો જોઈએ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ લેવલે કેટલો લાવવો જોઈએ, કોર્ટ લેવલે કેટલો લાવવો જોઈએ. એ મેં તો વાંચ્યા છે, ડિટેલમાં પડતો નથી. પણ એ તમામમાંથી મોટાભાગના સુધારાઓ જો લાગુ કરવામાં આવે, જેમાં હું તમને 2-4 સુધારાઓ કહીશ. એક તો કે પોલીસને પહેલા સેફ ટેન્યર આપવામાં આવે. ઘણી વખત શું થાય છે કે પોલિટિકલ લોકોનું પ્રેશર બનતું હોય સરકારી લોકો ઉપર બદલીનું. કાયદા પંચે અને ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટે એવું સૂચન કર્યું છે કે કોઈ પણ અધિકારીને 2 વર્ષનો સિક્યોર ટાઈમ આપો કે 2 વર્ષ સુધી બદલી નહીં થાય, તો એ પોતાના પૂરા આત્મવિશ્વાસથી કામ કરશે. સતત બદલીના દબાવમાં કામ કરે તો કામ શું થાય? જે પોલિટિકલ માણસો ઈચ્છે એ કામ થાય. આમ આદમી પાર્ટી સરકારમાં આવશે તો આ તમામ પગલાને લાગુ કરશે કે એક વખત બદલી થાય અને 2 વર્ષ સુધી બદલી નહીં કરવાની, જેથી કરીને પોતાની ફ્રીડમ સાથે કામ કરી શકે. ઘણી બધી એવી બાબતો છે જે લાંબી ડિસ્કશનનો વિષય છે. પણ દિલ્હીમાં જ્યારે લો એન્ડ ઓર્ડર આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર પાસે 2013માં જે ગઠબંધન સરકાર આવી ત્યારે હતું, એ સમયે માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીએ અને આમ આદમી પાર્ટીની સરકારે ખૂબ સારા પગલાં ભરેલા, જેની અંદર કરપ્શનને બિલકુલ નાબૂદ કરવા માટે એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોને એકદમ ફ્રી હેન્ડ આપેલા કે ક્યાંય પણ કરપ્શન આવે, અત્યારે એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો પણ સરકારના કંટ્રોલમાં છે, મતલબ ખોટી રીતનું કંટ્રોલ કરેલું છે. તો ઘણી એવી બાબત છે કે જેનો સુધારો સરકાર લેવલથી થઈ શકે તેમ છે. સારા ઓફિસરો છે એને સાઇડલાઇન પોસ્ટિંગ આપવામાં આવ્યા છે. જે લોકો સરકારના અને સ્થાનિક નેતાઓના આજુબાજુ ફરવાવાળા તરીકે નોકરી કરે છે એને ક્રીમ પોસ્ટિંગ આપવામાં આવે. તો આ માઇન્ડસેટને આમ આદમી પાર્ટી ચેન્જ કરવા માંગે છે, કેમ કે પાર્ટીના નેતાઓ કોઈ કરપ્શનને કરવા માંગતા નથી ને કરવા દેવાય માંગતા નથી. એટલે આ તમામ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ ગાંધીનગર વિધાનસભાની સરકારથી આવશે, પણ એનો પાયો આ પાટનગર કોર્પોરેશનની સરકારથી નખાઈ જશે વિધાનસભાનો. થેન્ક યુ. थैंक यू वेरी मच. और जाते जाते एक छोटी सी बात कि ये इस चुनाव प्रचार के दौरान हम सब ने देखा है कि ये 2 बड़ी चीजें आई है. कल हम सबके राष्ट्रीय हीरो, नेशनल हीरो वैसे भगत सिंह का जन्मदिन था और दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में देशभक्ति करिकुलम लॉन्च किया है. सर लॉन्च करके सीधा यहाँ पर आए हैं, तो ये एक संयोग की बात है. और दूसरा संयोग यह है कि हम 3 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं और 2 तारीख को गांधी जयंती है. तो इस चुनाव के दौरान हमें याद रखना है कि हमें गांधी जी और आदरणीय भगत सिंह जी के सपनों का भारत बनाना है, जिसकी शुरुआत हम गुजरात में गांधीनगर से कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. और आगे एक छोटी सी सूचना है. अभी पत्रकार परिषद शुरू होगी. जो पत्रकार बंधु है वो यहाँ पर रहेंगे और बाकी सब साथी हो आपके लिए पीछे पैसे